हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जैसा कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया का एक सुप्रीम लॉ है, इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्यूमिनस और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन 1950 से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। एंड टाइम एंड अगेन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन वाली अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं सारी की सारी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, वो 7th अमेंडमेंट है जो कि 1956 के अंदर हुई थी। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यानी कि जब इंडिया आजाद हुआ तो सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि इंडिया के अंदर स्टेट्स किस बेसिस पे फॉर्म होंगी। तो फाइनली एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नेम आप फाइंड आउट करोगे, और उसने ये डिसाइड किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की डिमार्केशन होनी चाहिए। उसके बाद जो स्टेट्स थी वो फ्रीडम के बाद वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करी गई थी क्लास के अंदर, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और इनको भी अबॉलिशन इनका कर दिया गया एंड यूनियन टेरिटरीज का इंट्रोडक्शन हुआ। तो 7th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको श्योरली पता होना चाहिए। उसके बाद 7th अमेंडमेंट के बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 10th अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, दादरा एंड नागर हवेली को बनाया गया, इंडिया के अंदर लेके आया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दादरा एंड नागर हवेली पहले इंडिया के कंट्रोल के अंदर नहीं थे। ये किसके कंट्रोल में थे ये आपको फाइंड आउट करना है, पोर्चुगीज के थे या डच के थे या किसी और के में थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड दादरा एंड नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन यूनियन के अंदर और उनको फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नेक्स्ट है 12th अमेंडमेंट जो अगेन 1961 के अंदर हुई थी। उसमें गोवा को भी यार आजादी मिल गई थी, क्योंकि गोवा पे जो कंट्रोल था वो इंडिया का नहीं था, गोवा को आजादी दिलवाई गई थी। उसके बाद दमन एंड दीव को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था एंड उसके बाद इनका जो एक्विजिशन था वो पोर्चुगल से करा गया था। यानी कि गोवा पे किसका राज होता था, गोवा पे पोर्चुगल का राज होता था। फिर पोर्चुगल से जब फ्रीडम मिल गई थी तो गोवा को इंडियन यूनियन के अंदर इनकॉर्पोरेट करा गया और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर नेक्स्ट है 3rd अमेंडमेंट, उसके अंदर नागालैंड को फॉर्म किया गया था एंड उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 371 ए। तो यानी कि जो स्पेशल स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं था 370 के अंदर, वो और भी बहुत सारी स्टेट्स को दिया गया था 371 के अंदर, जिसमें से एक नागालैंड थी। उसके बाद जो 14th अमेंडमेंट है उसके अंदर जो कि 1962 के अंदर आई थी, उसमें क्या हुआ था, पौंडीचेरी को इनकॉर्पोरेट करा गया था इंडियन यूनियन के अंदर और उसके बाद उसको भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके बाद 24th अमेंडमेंट 1971 के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर अमेंड किए गए थे आर्टिकल 13 को एंड आर्टिकल 368 को टू इनेबल पार्लियामेंट टू डाइल्यूट फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स हुआ क्या था, ये वही टाइम है गोलकनाथ की जब जजमेंट आई थी, गोलकनाथ और केशवानंदा भारती के आसपास का ये टाइम है। और इसके अंदर पार्लियामेंट ने अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को एक अनलिमिटेड पावर दे दी थी कि वो कितने भी फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर सकते हैं। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 को अमेंड करके वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर सकते हैं। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, 26th अमेंडमेंट के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवी पर्सेस अबॉलिश कर दिए थे। हुआ क्या था, जो बहुत सारे राजे रजवाड़े थे जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो उनको एक इंसेंटिव दिया गया था कि प्रीवी पर्स के लिए कि उनको कुछ गुजारा भत्ता मिलता रहेगा अगर वो इंडिया के अंदर आएंगे। तो ऑलमोस्ट ये 21 साल तक उससे भी ज्यादा इनको मिलता रहा। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रीवी पर्सेस और उनका गुजारा भत्ता ये बिल्कुल बैन कर दिया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976, इमरजेंसी के टाइम का टाइम, जब इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तब हुआ क्या था, कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिया को सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बना दिया गया था, यानी कि प्रीएम्बल के अंदर भी इंडिया के अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट एंड ओनली अमेंडमेंट जो प्रीएम्बल के अंदर हुई थी। उसके बाद अनलिमिटेड पावर इन्होंने अपने आप को दे दी थी अमेंड करने की।
लेकिन ये अमेंडमेंट ज्यादा टाइम तक चली नहीं थी, क्योंकि 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुई थी जब मोरारजी देसाई आए थे, एंड इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस करे थे उसको अनडन मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने करा था। इसके अंदर क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी देता था, उसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। उसके बाद प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन राइट सेफगार्ड्स एंड मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एंड जो बहुत सारे चेंजेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने करे थे उनको भी रिमूव कर दिया था। इनफैक्ट इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रिमूव करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो फिर पास नहीं हो पाया था राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून बोला जाता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई एक पार्टी की सीट से जीतता है और फिर वो बाद में अपनी पार्टी बदल लेता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी हाउस से, यानी कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। और इसके लिए 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया था, जिसमें प्रोसीजर बताया गया, एंड स्पीकर को ये पावर दी गई कि वो डिसाइड करे, उसको डिसाइड करना होगा कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है या कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, यानी कि डिफेक्शन किसी ने करी है या नहीं करी है उस पर डिसीजन स्पीकर लेंगे। नेक्स्ट है 61st अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट लेके आई थी, जिन्होंने जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट को भी चेंज करते हुए इन्होंने जो वोटिंग की एज थी वो 21 से कम करके 18 कर दी थी, और उसके बाद से ही सब 18 साल से ज्यादा को मेजर माना जाता है। उसके बाद 69th अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69th अमेंडमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली आर्टिकल 239AA इंट्रोड्यूस्ड। टाइम एंड अगेन ये बहुत सारे लॉ एग्जाम्स में पूछा गया है कि आर्टिकल 239AA किस चीज से रिलेट करता है। तो आर्टिकल 239AA के अंदर, कैपिटल ए के अंदर, डबल कैपिटल ए के अंदर एनसीटी ऑफ दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, विधानसभा दी गई है। उसके बाद 71st अमेंडमेंट के अंदर क्या होता, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन सबको 8th शेड्यूल के अंदर ऐड करा गया था। 8th शेड्यूल कौन सा है, 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है। तो यानी कि बहुत सारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी है टोटल ये सारी आपको देखनी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर इसको ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट के अंदर। उसके बाद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 73rd अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है, पंचायत को लेके आए थे, एडिशन टू पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पालिकास को लाया गया था। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड थी, आरटीई, राइट टू एजुकेशन को, जिसको आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, उसी तरह आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, शिक्षा का अधिकार बोला जाता है जिसको। नेक्स्ट है, तो ये मैं आपको बता भी देता हूं, 2002 में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट इसको लेके आई थी। नेक्स्ट है 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर्स टू स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका क्या मतलब होता है कि जब पहले गवर्नमेंट्स फॉर्म होती थी तो ना कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म होती थी, और कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म होने के अंदर क्या होता था कि बहुत सारे कैबिनेट पोर्टफोलियोज बाकी कोalition मेंबर्स को देना पड़ता था उनको अपीज करने के लिए। तो देखा जाता था कि 100 से भी ज्यादा मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे। तो इस प्रोसेस को एंड इस प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए क्या किया गया, ये बोला गया कि जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके सिर्फ और सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके अंदर सिर्फ 15%, 75 मेंबर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इससे बड़ा कैबिनेट नहीं हो सकता। उसके बाद 93rd अमेंडमेंट जो कि 2006 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आई, इसके अंदर क्या हुआ, टू इनेबल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन 27% फॉर ओबीसीज इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये दिया गया। उसके बाद 97th अमेंडमेंट 2012 अगेन कौन, मनमोहन सिंह जी लेके आए। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज एंड नगर पालिकाज आई थी, पंचायत राज आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में, उसी तरह 97th अमेंडमेंट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट 99, 100, 101st एंड 103rd बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। 99th अमेंडमेंट टाइम एंड अगेन एग्जाम के अंदर पूछी गई है, इसको आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या हुआ था, क्रिएशन ऑफ एनजेएसी। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक कमेटी बनाई थी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा था और आर्टिकल 124 ए, बी और सी लेके आए थे और इन्होंने बोला था कि कोलिजियम अब काम नहीं करेगा, एक एनजेएसी सारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट करेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्टेबल नहीं माना एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था बहुत ही फेमस केस में, एडवोकेट्स ऑन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है। 2015 के अंदर ही ऑलमोस्ट ये अमेंडमेंट आई थी और 2015 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनल कर दिया था और उन्होंने बोला था कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी एज ऑफ नाउ वो कोलिजियम के थ्रू ही होगी। नेक्स्ट है 100th अमेंडमेंट। 100th अमेंडमेंट किस चीज के रिलेटेड है, वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि कुछ गांव उनके थे जो हमारे पास थे, कुछ एरियाज हमारे थे जो उनके पास थे, तो उसको एडजस्ट करके लैंड को जो बाउंड्री थी उसको एडजस्ट किया गया था। 101st अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे इंट्रोडक्शन हुआ था जीएसटी का, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको कंप्लीटली रिफॉर्म कर दिया गया। जो पहले वैट था इसको हटा दिया गया। अब अभी तक वैट दो चीजों पे वैलिड है, वो किन किन चीजों पे है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड अल्कोहल के ऊपर, बाकी सब चीजों पे जीएसटी लगता है। एंड नेक्स्ट 103rd अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या करा गया, जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को दिया गया विदाउट अफेक्टिंग किसी और का रिजर्वेशन, ना ही एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी किसी का रिजर्वेशन अफेक्ट करे बिना 10% सीट्स बढ़ाई गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को वो दी गई। तो ये सब कुछ था फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की एक क्विक रिवीजन कराई है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।